नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल श्योरान का। सरल मनोविज्ञान की कक्षा 6 में आपका स्वागत है। स्कूल व्याख्याता अक्टूबर 2022 में जो हुई, विभिन्न विषयों में यूनिट 1 से जो सवाल पूछे गए, सबसे पहले हम उनको देख रहे हैं और उसके बाद भविष्य में हम बाकी जो यूनिट हैं उनके सवालों को भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये 6वां वीडियो है और यूनिट 1 ये आपके सामने है। शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र कार्य, किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक व नैतिक विकासात्मक विशेषताएं, शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, फिर अधिगम का व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, निर्मितवादी सिद्धांत और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन की क्या अवधारणा है, समायोजन की युक्तियां क्या हैं, संवेगात्मक बुद्धि और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। इस यूनिट 1 के जो 5 बड़े बुलेट हैं, 5 बड़े टॉपिक हैं, उनसे कौन कौन से सवाल पूछे गए उनको हम देख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वे कहलाते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। अब देखिए, ये तो आपको सबसे पहले ही हटा देना चाहिए, 2 विकल्प तो बचता केवल ये है। और शैक्षिक मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका मनोवैज्ञानिक कारणों की होती है। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है। 4 विकल्प दे रखे हैं। अधिगम करने वाला अर्थात लर्नर, सीखने वाला शामिल होता है। अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस, वो भी शामिल होती है। अधिगम की सिचुएशन, वो भी शामिल होती है। लेकिन जो समाज है वह शामिल नहीं होता। आंसर हो जाएगा ये, बी, सी और डी। स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, प्रेरणा, मोटिवेशन, परानुभूति, एम्पैथी, सोशल स्किल, सामाजिक कौशल किस बुद्धि के मूल घटक हैं? ये सवाल मान लीजिए आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन हमने सरल मनोविज्ञान की एक कक्षा में ये देखा था कि जो परानुभूति है, एम्पैथी है, वह सांवेगिक बुद्धि का मूल घटक है। इसका मतलब है यहां बात हो रही है सांवेगिक बुद्धि की। स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयर हैं आप कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तैयारी की यात्रा में, तैयारी के विभिन्न पड़ावों पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, कि आप खुद रेगुलेट होते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको किस प्रकार से, किस ढंग से, किस तरीके से और कब, कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हो। और आप शिक्षार्थी हैं, लर्नर हैं, आप शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं, शिक्षक बनने की यात्रा में हैं। इसलिए स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है जहां आप निर्णय लेते हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन, आगे हम एक सवाल में भी देखेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। अगला है परानुभूति, एम्पैथी। एक वाक्य है ना, दोहा, जाके पाँव ना फटी बीवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके पाँव बीवाई नहीं फटी है वो पीर पराई, दर्द दूसरे का नहीं जान सकता, जिसके फटी है वही जानेगा। परानुभूति का मतलब है किसी के दर्द को ठीक वैसा ही महसूस करना जैसा वो दर्द के दौरान कर रहा है। और जिस मानव में ये गुण होता है, निश्चित रूप से वह बहुत सार्थक कार्य जीवन में करने की स्थिति में होता है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल होते हैं कि समाज में जब हम जाएं, समाज के साथ जब आप इंटरेक्शन करें तो कुछ स्किल होने आवश्यक हैं। ये सब कुछ संवेगात्मक बुद्धि के मूल घटक हैं, मूल घटक सारे। अधिगम की ज्ञान
रचनावाद अवधारणा को सर्वप्रथम किसने बताया? जॉन डीवी और जीन पियाजे इससे संबंधित हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संकेतकों में शामिल है कि मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के कुछ क्या हैं? इंडिकेटर्स हैं, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं? इंक्लूड क्या क्या है? संवेगात्मक संतुलन, इमोशनली बैलेंस्ड होना, ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के संकेत हैं। हास्य की भावना, अर्थात थोड़ी हंसी मजाक उसमें होनी चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, माफ करें, आंतरिक अभिप्रेरणा ये भी शामिल है। लेकिन जो बाह्य अभिप्रेरणा है वह मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के संकेत में शामिल नहीं है। अब जो जीवन की कहानी है वो मानसिक स्वास्थ्य के संकेत में तो है ही, लेकिन जो मोटिवेशन है कि आप आंतरिक रूप से मोटिवेट हैं या बाहरी रूप से। अब इसे समझिए, आंतरिक रूप से यदि आप मोटिवेट हैं उसको पहचानने का एक छोटे छोटे तरीके हैं कि आप जब सुबह उठते हैं और आपको यदि ये लगे कि यार आज गुरुवार है, आज शनिवार है, आज मंगलवार है, वो क्लास देखेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा और वो सीख के हम परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे और फिर एक शिक्षक के गरिमापूर्ण और जिम्मेदार पद पर पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं एक सीखने की ललक है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। यदि आप केवल ये सोचे कि मुझे तो बस सरल मनोविज्ञान की कक्षा इसलिए लेनी है कि वह माने तो स्कूल व्याख्याता बनना है, माने तो मास्टर साहब बनना है, तो इसका मतलब है कि आप एक केवल पद के लिए ही प्रेरित हैं। बाह्य अभिप्रेरणा, आप किसी पुरस्कार से प्रेरित हो सकते हैं। और जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, जब भी अब तक 5 वीडियो बना चुका हूं, सरल मनोविज्ञान का ये 6ठा वीडियो है। सेट परीक्षा के लिए भी 6-7 वीडियो बनाए और वो वीडियो बनाने के दौरान आंतरिक अभिप्रेरणा थी, क्योंकि वीडियो बनाने की प्रक्रिया में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ, कुछ प्रभावशाली आपके लिए प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। और बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब है कि साहब इस वीडियो पर कितने व्यू आए, उसको आधार बनाकर मैं वीडियो बनाऊं कि हाँ साहब 2000 व्यू आ गए, 5000 व्यू आ गए, तो चलो और वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाते हैं। जिस दिन व्यू नहीं आए उस दिन आप वीडियो नहीं बनाते। इसका मतलब है कि आप बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित हैं, व्यू पे प्रेरित हैं। लेकिन यदि आप, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मनोविज्ञान मुझे बहुत रुचिकर लगता है, मनोविज्ञान मुझे सच में सरल लगता है, और ये जो चीज़ मुझे सरल लग रही है मैं कोशिश करके आपके लिए भी सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज़ जीवन में आप जो भी करें, आज आप शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी में यात्रा है, तो संभव हो तो आंतरिक अभिप्रेरणा किस प्रकार से आपके अंदर विकसित हो, इसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। मेरी बात सुनकर आप मोटिवेटेड हो गए, 2 दिन पढ़ लिया, उसके बाद टाइम फिश, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा काम नहीं करेगी। जब तक आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में वो मजा, वो परिणाम नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा मानसिक स्वास्थ्य के संकेत में शामिल नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, सी और ए, बी और सी, ये आंसर होगा। क्योंकि मानसिक रूप के जो संकेतक हैं उसमें डी तो है ही नहीं, तो ए, बी और सी ये मानसिक संकेतकों में शामिल होगा। अवांछित और समस्या व्यवहार का प्रभावी रूप से परिमार्जन के सिद्धांत का उपयोग करके किया जाता है। अब इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग, इसका आंसर हो जाएगा। विकास के 3 चरण। अब यहां देखिए, ये खालिस्तान पहले दिया है, तो आप एक एक शब्द को, इस प्रकार का जब सवाल आ जाता है तो आप बजाय यहां पहुंच के फिर आप ढूंढे, इस एक शब्द को उठाइए, याद रखिए। सामाजिक विकास के 3 चरण हैं, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर करते हैं और नैतिक को चुनते हैं।
ये सब सामाजिक विकास के नहीं हैं, ये संज्ञानात्मक विकास के भी नहीं है, शारीरिक के तो हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप नैतिक को यहां रखते हो, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने स्तर पर पढ़िए और देखिए, क्योंकि जब तक आप चीजों को खुद के स्तर पर थोड़ा सा नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत आ सकती है। अब इसको पढ़ रहा आपने, नैतिक विकास के 3 चरण, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर करते हैं कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, और नैतिक को चुनते हैं, तो बेसिकली ये नैतिक विकास की ही बात हो रही है। प्रयास और त्रुटि अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित है? सीधा सरल सवाल, थॉर्नडाइक। सीखने का कौन सा नियम बताता है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध संतुष्टि के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है? ये सीखने का प्रभाव का नियम बताता है। ये आपकी संडे को क्लास होगी। जो हाउसवाइफ हैं, वर्किंग पर्सन हैं, वो किस प्रकार से अपने समय का प्रबंधन करें, इस पर डेडिकेटेड होगी। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सवाल को शामिल करने की कोशिश करेंगे। सारथी का जो हमारा वीडियो है वो रविवार को 5 बजे अपलोड होता है। बाकी जो कक्षाएं हैं जो मनोविज्ञान की हैं, सरल मनोविज्ञान की हैं, वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम को 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अपलोड होती हैं। किशोरावस्था पर डेटा एकत्र करने में अपना अधिकांश समय समर्पित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था स्टैनली हॉल। इसकी पुस्तक है एडोलसेंस, और स्टैनली हॉल का ही कहना था कि जो किशोरावस्था है वो तनाव की, दबाव की, झंझावात की अवस्था है। और इसने, स्टैनली हॉल साहब ने अपने जीवन का बड़ा समय डेटा एकत्रित करने में, किशोर किस प्रकार से, कब, कैसे व्यवहार करता है, उसमें लगाया है। इसलिए स्टैनली हॉल की वो परिभाषा, स्टैनली हॉल की पुस्तक एडोलसेंस काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है साहब? ये परिभाषा ट्रो की है। परिभाषा को याद रखने का एक तरीका, परिभाषा के कीवर्ड को आप उस परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक या विद्वान के साथ जोड़ें। शिक्षा मनोविज्ञान है। अब शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है साहब ट्रो। ट्रो को आप ट्री के रूप में याद रख सकते हैं, थोड़ा सा नाम को बदल के। अधिगम का उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। आप अधिगम कर रहे हैं तो कुछ उत्पाद होगा। आप सीख रहे हैं तो शिक्षक बनना आपका लक्ष्य है। सीखने के बाद हो सकता है कि आप शिक्षक बन जाएं, तो ये अधिगम का एक तरीके से उत्पाद हो गया। लेकिन मनोविज्ञान में अधिगम के कुछ उत्पाद माने गए हैं। अभिवृत्ति जो है, एटीट्यूड, वो अधिगम का उत्पाद है। अर्थात किसी को सिखाया जाता है तो उससे किसी को सिखाकर अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है। संप्रत्यय अर्थात कॉन्सेप्ट, अधिगम के माध्यम पे से संप्रत्यय का भी विकास किसी बालक में, अधिगमकर्ता में, आप शिक्षक बनने वाले प्यारे विद्यार्थियों में भी संप्रत्यय का विकास किया जा सकता है। सरल मनोविज्ञान की 6ठी कक्षा तक आते आते, क्लास 6 है ये, 6ठा वीडियो है, बहुत सारे पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। और मनोविज्ञान
धीरे धीरे सरल बन रहा है। तो अधिगम के माध्यम से कॉन्सेप्ट अर्थात संप्रत्यय का उत्पाद किया जा सकता है, सही बात है। और अधिगम के माध्यम से स्किल अर्थात कौशल उसको भी विकसित किया जा सकता है। इसका मतलब है अधिगम का उत्पाद कौशल भी है। मैं कौशल पर थोड़ा सा जोर देता हूं। मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूं कि सवाल को पढ़ना एक कौशल है, सवाल को समझना भी एक कौशल है, विकल्पों को पढ़कर उसमें से सही जवाब निकालना भी एक कौशल है। पेपर को अटेम्प्ट करना, कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये भी एक स्किल है और स्किल को सिखाया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण अभ्यास की आवश्यकता होती है और कुछ पैरामीटर्स, कुछ स्टैंडर्ड मानकों का उपयोग करते हैं तो स्किल डेवलप की जा सकती है। इस कक्षा तक आते आते आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सवालों को समझने का भी एक कौशल होता है और मैं इसी दिशा में बहुत ईमानदारी से आपके साथ प्रयास कर रहा हूं कि सच में आप सवाल को समझना, विकल्पों को पढ़ना, विलोपन तकनीक के माध्यम से गलत विकल्प को हटाना, कहां पर नहीं लिखा है उसे समझना, कहां पर ओड विकल्प है उसको देखना कि 3 विकल्प एक समान है, चौथा अलग है, उनको हटाना। और ये चीजें सीखने का सर्वोत्तम समय यही है, अभी है। तो आप जब ये समझते हैं, आपको यदि परीक्षा से 10 दिन पहले ये बातें समझाई जाएं तो हो सकता है आप सीख कर उसको अप्लाई नहीं कर पाए। अब परीक्षा के 5 महीने 7 महीने का समय है तो आपके लिए ये स्वर्णिम समय है कि परीक्षा की तैयारी से लेकर सफलता के बीच जहां अवधारणात्मक चीजें हैं उनको आप समझें, चाहे वो मनोविज्ञान की हो, अन्य विषयों की हो, और अपने आप को भी थोड़ा मैच्योर करें परीक्षा को हैंडल और टेकल करने के लिए। तैयारी करना एक बात है और परीक्षा के कक्ष में पेपर को ढंग से हैंडल करना, पेपर देना सही तरीके से, ये एक अलग बात है। इसलिए मेरा ये बड़ा विनम्रता के साथ और दृढ़ आग्रह रहता है कि आप छोटी छोटी चीजों पर गौर कीजिए, वहां पर अपने आप को मजबूत कीजिए। अब परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, सीधा सा सवाल है कि साहब मैच्योरिटी का कोई संबंध नहीं है अधिगम से। यहां मैच्योरिटी का मतलब फिजिकल मैच्योरिटी से है। कई विद्यार्थी इसको नहीं गुरुजी मैच्योरिटी का मतलब मेंटल मैच्योरिटी भी तो हो सकती है, और मेंटल जो मैच्योरिटी होगी उसमें कहीं ना कहीं अधिगम की भूमिका होती है, लेकिन यहां मेंटल मैच्योरिटी लिखा हुआ नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान में जब परिपक्वता की बात की जाती है बिना ये लिखे हुए कि मानसिक परिपक्वता, तो इसका मतलब है वो शारीरिक परिपक्वता की बात हो रही है। तो शारीरिक रूप से परिपक्व होने के लिए आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, या आपकी हाइट, आप यदि महिला है तो 5 फुट 4 इंच है, तो अधिगम की कोई भूमिका नहीं है। आप परिपक्व हो जाओगे एक उम्र आने पर। तो ऐसा नहीं है कि आपको अधिगम करवाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है तो आप मैच्योर जल्दी हो जाओगे, ऐसा कतई नहीं। समय कहते हैं ना, दिन खाने पर आप परिपक्व होते हो जैसे जैसे दिन बीतते हैं। तो प्लीज इस बात को समझिए, और कुछ अवधारणात्मक पॉइंट हैं जिनको हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप बड़े धैर्य के साथ मेरी बात को समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट बताते हैं। एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर आप कक्षा को थोड़ा लंबा कीजिए। अरे भाई, कक्षा 30-40 मिनट की हो रही है, लेकिन कक्षा जब आपको रुचिकर लगती है तो वो छोटी लगती है। 30-40 मिनट की क्लास छोटी नहीं होती है, लेकिन आपको कक्षा जब रुचिकर लगती है, आपको कक्षा में जब मजा आता है तो पता ही नहीं चलता कि कब क्लास हो गई। अब जैसे गुरुवार को जो वीडियो अपलोड हुआ, उस वीडियो की लेंथ शायद 40-45 मिनट के आसपास है, तो वो आपको रुचिकर लग रहा है तो लगता है अल्लाह वीडियो तो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसके लिए इस
फीडबैक के लिए, कमेंट के लिए आपका धन्यवाद कि आपको कक्षाएं छोटी लग रही हैं। छोटी का मतलब है आपको रुचिकर लग रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, आपको चीज़ें याद हो रही हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई हैं, सही क्रम पूछा है, सीधा सा सवाल है और जवाब है संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इन 4 शब्दों को याद रख लीजिए, संवेदी पेशीय, पूर्व, उसके बाद मूर्त और लास्ट में औपचारिक। कौन सा युग्म सही है? इसका मतलब 3 तो गलत है, 1 सही है। थार्नडाइक संबंधवाद ये सही है, सीधा सवाल, सरल सा सवाल। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था बताइए कमेंट करके कौन सी है? अभी देखा है हमने, संवेद पेशीय, 2 नंबर क्या था? पूर्व, यही आंसर है। कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। सीखने वाला लर्नर है साहब, सीखने की प्रक्रिया प्रोसेस है साहब, सीखने की सिचुएशंस है, लेकिन सीखने का जो स्टेटस है वह शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। अब सीखने की प्रक्रिया, एक बात याद रखिए, आपने सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दी होगी, रीट की परीक्षा दी होगी। यदि आपके सीखने की प्रक्रिया तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक और अवधारणात्मक है तो आपके परीक्षा में, जो आपकी परीक्षा है उसमें सवालों के सही होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने जिस भी टॉपिक को पढ़ा, जिस भी पाठ्य सामग्री को पढ़ा, उसको एक नेचुरल प्रक्रिया के तहत लॉजिकली, साइंटिफिक मेथड से और अवधारणात्मक रूप से पढ़ा है। इसलिए आप सवाल को सही करने की मजबूत स्थिति में होते हैं। और यदि आप केवल रटने की प्रवृत्ति को बेस बनाकर तैयारी करते हैं तो परीक्षा में यदि सवाल की भाषा को थोड़ा सा भी घुमा दिया, सवाल की भाषा को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया, तो आप सवाल को गलत करने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि आपने चीजों को रटा है। मेरा मानना यह है कि मनोविज्ञान बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तर्कपूर्ण विषय है, तो अवधारणात्मक समझ को विकसित करते हुए आप मनोविज्ञान को समझिए, खुद से मनोविज्ञान को जोड़िए। अपने आसपास कोई छोटा बच्चा है या कोई व्यक्ति है, उससे मनोविज्ञान को समझकर आप यदि तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और शिक्षक बनने के बाद आप अपने अधिगमकर्ताओं को, जहां आप शिक्षण करवाएंगे, प्रभावशाली तरीके से शिक्षण करवा पाएंगे, क्योंकि तब आप उदाहरण देकर, चीजों को लिंक कर कर अंतः विषयक दृष्टिकोण अपनाकर पढ़ाएंगे और वो पढ़ाया हुआ वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना कहलाएगा और वो पढ़ाया हुआ आपके विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए सिखाने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक होना ही चाहिए। सीखने की स्थिति, अब आप अपने घर पे बैठे हैं, कोई विद्यार्थी इस वीडियो को हो सकता है 6 बजे देख रहा हो, कोई रात को देख रहा है, कोई सुबह देख रहा है। सबकी सीखने की स्थिति में भिन्नता है, लेकिन फिर भी निरंतर सीखते रहना है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी सीखने की स्थिति चुनौतीपूर्ण है, अर्थात उनके आसपास का माहौल उतना अधिगम के अनुकूल नहीं है। फिर भी निरंतर अधिगम करना है, आगे बढ़ते जाना है और एक बात, जरा मुस्कुराना है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो एकाग्रता में वृद्धि होती है। डेनियल गोलमैन, संवेगात्मक बुद्धि। अभी हमने संवेगात्मक बुद्धि के 5 प्रमुख घटक इसी आपके वीडियो में देखे हैं, उनको देखिए, उनको थोड़ा सा अपने अंदर विकसित करने की कोशिश कीजिए कि हाँ, संवेगात्मक बुद्धि मेरे अंदर थोड़ी सी और कैसे विकसित हो। मैं अपनी संवेगात्मक बुद्धि में, मान लीजिए यहाँ हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ,
तो मैं निरंतर कोशिश करता हूं कि वो थोड़ी सी यहां आ जाए, थोड़ी सी संवेगात्मक बुद्धि मेरे में और हो, थोड़ी सी और हो। तो संवेगात्मक बुद्धि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए जिससे जीवन थोड़ा और ज़्यादा उपयोगी और प्रभावशाली बन पाए। हेविंगहर्स्ट के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य पूछे हैं। अब ये हेविंगहर्स्ट की बात हो रही है, जब किसी मनोवैज्ञानिक का स्पेसिफिक नाम आ जाए तो हो सकता है कुछ ऐसा इन्होंने कहा हो जो सामान्य प्रचलित धारणाओं के विपरीत हो। देखते हैं, भौतिक शरीर या संरचना को स्वीकार करना एवं स्वस्थ बनाए रखना सही बात है, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनना सही है, नौकरी व कैरियर की तैयारी करना सही है। लेकिन ये जो विकल्प है ये हेविंगहर्स्ट के किशोरावस्था के विकासात्मक विशेषताओं से संबंधित या उनके कार्यों से संबंधित नहीं है। एक बच्चा अपने मित्रों के साथ डिस्को जाना चाहता है, आई एम ए डिस्को डांसर, ठीक है, परंतु साथ ही माता पिता की डांट से डरता है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा हास्य जो है वो लर्निंग में डालने की कोशिश की। डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती, किस प्रकार का संघर्ष और अंतर्द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है? बहुत शानदार सवाल है। अब आप इसमें होता ये 3-4 प्रकार की स्थिति होती हैं। इसको आप माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस इस रूप में भी देख सकते हैं। अब डिस्को जाना चाहता है, यहां देखते हैं अपन, इसका मतलब है वो कुछ करना चाहता है। करने का मतलब यहां इंग्लिश देखो, उपागम की इंग्लिश क्या है, अप्रोच। कई बार होता है ना, यार वो मेरी अप्रोच में है, इसका मतलब वो मेरी पहुंच में है। इसका मतलब है एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिस्को जाना चाहता है, इसका मतलब वहां पहुंचना चाहता है, इसका मतलब अप्रोच। अप्रोच कहां है, इन दोनों में अप्रोच है। लेकिन वो माता पिता की डांट से डरता है, माता पिता की डांट से डरता है, इसका मतलब है डांट वो क्या करना चाहता है, अवॉइड लिख रखा है, अवॉइड। इसका मतलब वो डांट से चाहता है कि मुझे डांट पड़े नहीं, डांट से मैं दूर रहूं। इसका मतलब है पहला तो हो गया उपागम और दूसरा हो गया परिहार, अवॉइड करना, और अंतर्द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट में है। अब एक छोटा बच्चा है तो वो स्कूल जाना चाहता है, ठीक है, अपने दोस्त के साथ खेलना चाहता है इंटरवल में, लेकिन स्कूल का जाने पर उसको पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब वो स्कूल जाना भी चाहता है और वो पढ़ना नहीं चाहता। तो कहने का मतलब यहाँ विपरीत परिस्थिति हो सकती है कि दोनों उपागम उपागम हो, दोनों परिहार परिहार हो। उपागम का मतलब है आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ डिस्को जाना चाहता है। अप्रोच, उपागम की इंग्लिश यहाँ क्या दे रखी है, अप्रोच, वो पाना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता की डांट से बचना चाहता है। ये क्या हो गया, अवॉइड, वो अपने माता पिता की डांट नहीं खाना चाहता। कुछ भी लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ खाना चाहते हैं, आप बाजार गए हो, आपका मन कर रहा है कि मैं गोलगप्पे खा लूं, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा है कि गोलगप्पे खाने से कहीं कुछ इसमें मिलावा नहीं हो जिससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए। इसका मतलब आप एक तरफ तो चाहते हैं कि मैं गोलगप्पे खा लूं, लेकिन स्वास्थ्य को खराब नहीं करना चाहते। ये स्थितियां होती हैं। तो आप देखिए, अब यहां लिखा हुआ है परिहार और यहां लिखा हुआ है मान लो उपागम, तो वो नहीं होगा, क्योंकि पहले वो आएगा जो पहले है। ये जरूर क्रमशः ये बात कही गई है कि वो डिस्को जाना चाहता है तो आपको पहले इनमें से चुनना होगा। अब आप यदि विकल्प ये हो परिहार उपागम अंतर्द्वंद, इसका मतलब हो गया कि जो पहले बात कही गई है ना, वो परिहार को इंडिकेट करती है या नहीं करती साहब। डिस्को जाना चाहता है, डिस्को को अप्रोच कर रहा है, डिस्को पहुंचना चाहता है। उपागम, डांट से बचना चाहता है, डांट से डरता है, डांट नहीं पड़े, इसका मतलब डांट का परिहार, अवॉइड करो। ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और एक बात समझने वाली है कि जीवन में बहुत सारे पड़ावों पर आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जब आपको 2 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होगा, तब आपका सेल्फ रेगुलेशन, आपका सेल्फ अवेयरनेस, आपकी एम्पैथी आपको
सही निर्णय करने में सहायक भूमिका में रहेगी। आप कितना अच्छे से दोनों पक्षों को देख सकते हैं, दोनों पक्षों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को देखकर फिर आपको चुनना होता है, यदि दो में से एक ही चुनना हो तो, कि हाँ मुझे कौन सा विकल्प चुनना है। तो ये थी आज की क्लास और ये पाठ्यक्रम है। पुनः शुरुआत भी हमने पाठ्यक्रम से की थी और पाठ्यक्रम आपके समक्ष है। पाठ्यक्रम पर हमने पिछला सारथी का वीडियो बनाया और पाठ्यक्रम निश्चित रूप से पाठ्यक्रम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये आपकी तैयारी के अभिन्न साथी हैं, ये आपकी तैयारी के कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन दोनों को साथ रखिए, आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। हाँ, मेहनत तो करनी ही होगी, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। और संडे को जो हाउसवाइफ हैं, वर्किंग पर्सन हैं, उनसे संबंधित हम वीडियो लाएंगे। आपका कोई कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।